लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में एक माइक बना होगा। हो गया, आप बोल सकते हैं। जी जी, अच्छा, आवाज आ आवाज रही आ है रही आपकी। है? जी अच्छा जी चलो सर, आ रही ठीक है। है। जी अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। अभी सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ, उसके जी। बाद बाकी लोग और आ जाएंगे। हमारे हाँ। साथ एम वाई खान साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एम वाई खान साहब, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनके लिखे दर्जनों बुक हैं जो कि लॉ के स्टूडेंट पढ़ते हैं। इन्होंने वालेकुम। लेबर लॉ पे बहुत ज्यादा काम किया है, 35 साल तक सेवा दिया है। इनके जो कुछ बुक है जिसका नाम मैं ले सकता हूँ, बाकी बुक का नाम लेते बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। एक बुक है उनका, बोनस ईएसआई ग्रेजुएटी एंड पीएफ, एम्प्लॉय डिस्प्यूट एंड देयर रेमेडीज, द फैक्ट्री एक्ट, पेमेंट इक्विटी एक्ट, एजुकेशन एक्ट, लेबर एंड रजिस्ट्री लॉ, पेमेंट एंड बोनस लॉ, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के बहुत बुक है। मैं आपको ग्रुप भेज दूंगा, आप देख लोगे। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो और जगह से खरीद सकते हो। और दूसरे हमारे अभी 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 जस्ट मुकेश कश्यप जी आए हैं। मुकेश कश्यप जी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के लीडर हैं और मजदूरों में इनकी बहुत ज्यादा पहचान है। हाँ। हमारे साथ खुशी मित्रा जी एक बहुत बड़े लेखक हैं। इनका मशहूर किताब आपने सुना होगा, रेडियो कोशी एंड चंपारण 1917। इनका हमेशा छपता रहता है। जिनको भी पढ़ने लिखने का शौक होगा, आपने इनको जरूर देखा होगा, आपने जरूर इनका आर्टिकल पढ़ा होगा मैगजीन में। इनका एक फेमस से बहुत ही फेमस एक कविता संग्रह है, संभावनाओं का शहर। आप जब कभी मौका मिले जरूर पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मिस्टर सभी महमूद साहब, एडवोकेट सबू महमूद साहब हमारे साथ हैं। ये है सीनियर वीपी अलीगढ़ मुस्लिम ओल्ड बॉय एसोसिएशन के सीनियर प्रेसिडेंट भी हैं। एडवोकेट असलम खान साहब हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कुछ देर में, वो जनरल सेक्रेटरी हैं हुआ के। एडवोकेट प्रतीक सरन जी एक बहुत ही बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, खासकर अररिया, बिहार और पूर्णिया में ये काम करते हैं। अभी इन्होंने कुछ आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और अररिया में जितने भी सारे कुछ लेबर होते हैं जिनको कुछ इश्यू होता है, अगर वो पे नहीं कर पाते हैं तो ये फ्री में अपना असिस्टेंट देते हैं, और हमारे बचपन के मित्र भी हैं। अब मुस्लिम साहब जुड़ेंगे जो कि लेबर यूनियन नेता हैं। हमारे साथ है अली रजा नूर साहब, जो कि लेबर यूनियन के नेता हैं। साकिब साहब हैं और आजाद साहब हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले चेयरमैन साहब की इजाजत चाहूंगा कि सभी महमूद साहब की अध्यक्षता में आज की कार्रवाई शुरू किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस चीज के लिए चुना है। आप मतलब जो सीनियर मोस्ट आदमी है उनसे कि स्टार्ट करवाइए, बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारी तरफ से परमिशन है। ठीक है, सबसे सीनियर मोस्ट आदमी हमारे एम वाई खान साहब हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्योंकि पीपल ऑफ होप का मानना है कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उनका दर्द को समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ 3 ग्रुप लेबर जुड़े हुए हैं, अगर आप अलाउ दे तो कम से कम उनका एक बार दर्द सुन लें। बिल्कुल अलाउ है, उनसे उनसे सुना जाए उनकी क्या है। रजा नूर साहब। जी रजा अस्सलाम नूर वालेकुम। साहब, वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताइए आप कहाँ पे रहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, और नया जो लेबर रूल है, जो कानून बना है श्रमिक कानून, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, फर्स्ट बात तो ये है कि अभी यहाँ पे सेक्टर 35 नोएडा में रहता हूँ, और यहाँ पे लगभग अररिया जिला के 50-60 बंदे हैं, और भी जगह के हैं, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ उनकी तरफ से मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ कि किसी के पास राशन नहीं है, जो 1-2 दिन का है बचा हुआ, अभी किसी तरह सब मिल के एकजुट होके मेंटेनेंस कर रहे हैं। और जी यहाँ पे रजा नूर जितने भी साहब, लोग, मैं एक बार आपको रोकूंगा। अभी हमने पिछला मीटिंग किया था, इसमें आपके रहने का, जाने का और इन सब के बारे में मीटिंग हुई थी, इस पर हमने कुछ काम भी किया था, आपको उसका ये भी दिखा होगा। एक्चुअली आज की जो मीटिंग है ना, कि देखो आपको हम जो असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वो तो कर रहे हैं, आगे आपके साथ क्या होने वाला है, आपके नया कानून के बारे में कुछ पता है आपको? बस ये जानना चाहता हूँ, हाँ या ना। जी नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो फिर आपको दोबारा आएंगे। और लेबर यूनियन से और भी कोई है तो प्लीज बताएं एक बार। ये फैसल भाई, सबसे पहले जरा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है मुझे। कौन बोल रहे हैं?
मैं सुशील स्वतंत्र बोल रहा हूँ। कोई नहीं, वॉइस आ रही है ना, काफी है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वीडियो कुछ देर अच्छा, मुकेश कश्यप जी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के हमारे लीडर मुकेश कश्यप जी हैं, ये अपनी बात रखेंगे और इनके बाद हमारे सबसे सीनियर मोस्ट बंदा MY खान साहब इस पे अपना कानूनी पहलू पे बात करेंगे। मुकेश कश्यप जी। जी जी जी। अभी जो लेबर हैं उनको पता नहीं है उनके साथ क्या होने वाला है, क्या कानून है, तो कृपया इस पे आप अपने लेबर के तरफ से आप कुछ बताइए, उसके बाद कानूनी पहले पे MY खान साहब बात करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही सर आपकी। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारे देश में जितने भी श्रम कानून है, पहली बात तो यह कि सारे श्रम कानूनों को 4 कानून में बदलकर उनको जो कोडिफिकेशन करने की कोशिश हो रही थी और कई कानूनों का उन्होंने कोडिफिकेशन कर भी दिया है, लेकिन अभी जो 15 दिन से देश में चल रहा है, जैसे यूपी की सरकार ने, आपने देखा योगी सरकार ने कि उनकी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करके ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, उसमें 38 कानून उत्तर प्रदेश में लागू होते हैं, श्रम कानून। 2-3 कानून को छोड़ के उन्होंने सारे कानून सस्पेंड कर दिए। जैसे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है वो खत्म कर दिया है। फैक्ट्री एक्ट 1948 का जो सेक्शन 5 है उसके अंदर एक प्रोविजन है कि एक मजदूर से आप एक हफ्ते के अंदर 48 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते, तो वो उन्होंने ड्यूटी का टाइम बढ़ा के 72 घंटे कर दिया है। मतलब ये हो गया कि एक मजदूर 12 घंटे की ड्यूटी ली जाएगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, गुजरात की सरकार ने किया है। ये जो पूरा कार्य दिवस 12 घंटे कर दिया है। हमारी तमाम ट्रेड यूनियनों की तरफ से मांग रही है कि न्यूनतम वेतन पूरे देश में एक होना चाहिए और कम से कम न्यूनतम वेतन 21,000 रुपया होना चाहिए 8 घंटे की ड्यूटी पे। तो न्यूनतम वेतन बढ़ाने की तो बात तो खत्म ही है, न्यूनतम वेतन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मजदूरी बढ़ाने की सरकार बात ही नहीं कर रही है। काम के घंटे बढ़ा दिए हैं और दूसरे जितने कानून है वो सारे कानून, ESI का कानून जो बना हुआ है, प्रोविडेंट फंड का जो कानून बना हुआ है, वो सारे कानून खत्म कर दिए। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को छोड़ के और 1-2 बॉन्डेड लेबर एक्ट को छोड़ के उन्होंने सारे कानून खत्म कर दिए। तो मेरा ये कहना है कि पूरे हिंदुस्तान से तमाम राज्यों की सरकारें मजदूर के हित में जितने भी कानून बने थे 1920 से, जब से हमारे AITUC का गठन हुआ तब से लेकर हमारे पूर्वजों ने जितनी लड़ाइयां लड़ी वो सारे कानून खत्म करके आज उन्होंने सिर्फ 12 घंटे की ड्यूटी और पूंजीपतियों का किस तरह से हित हो सके, उनका कैसे मुनाफा बढ़ सके, ये उन्होंने उनकी सोच ये है। तो मेरा ये कहना ये है कि ये बहुत कुछ बदलाव 15-20 दिन के भीतर तमाम राज्यों की सरकार ने किया है और श्रम कानूनों को बिल्कुल खत्म कर दिया है। हम इस पर पूरी तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। लॉकडाउन खुलने का भी इंतजार कर रहे हैं और लॉकडाउन से पहले भी परसों हमने 11 मई को पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट किया है। जो लॉकडाउन के जो नियम है उनको ध्यान में रखें और आगे हम इन कानूनों को खत्म नहीं होने देंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। हम हर तरह की लड़ाई इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। जो सामाजिक सुरक्षा के कानून है जैसे ESI और प्रोविडेंट फंड है, ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने खत्म कर दिया। तो ये तो देश में तमाशा हो रहा है, मजदूर के साथ एक तरह से धोखाधड़ी हो रही है। पहले से ही न्यूनतम वेतन पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं है। राज्य सरकारों के नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के आधार पे जो न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए वो न्यूनतम वेतन लागू नहीं हो रहा है। उल्टा ड्यूटी के घंटे जो उन्होंने बढ़ाए हैं, इससे और मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। तो मेरा ये कहना ये है
आप बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आप अपनी बात। यूनियन और ये कि लोग तैयारी कर रहे हैं कि इस पर हम किस तरह से लड़ाई को लड़ेंगे, और ये बहुत सारे हैं, ये तमाम कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं, आप पार्लियामेंट को अनदेखा करके बिना उसमें डिस्कस किए आप एक तरफा मुझे यही कहना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए जी। तो मुझे यही कहना है, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ मुझे यही कहना है कि सबसे हमारा कड़ा प्रतिरोध है कि जो कार्य दिवस जो है 12 घंटे कर दिया है, कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई डबल ओवर टाइम का भुगतान नहीं है, फैक्ट्री एक्ट के ऊपर पूरा हमला है। जो फैक्ट्री एक्ट 1948 बना हुआ है उसके सेक्शन 5 के ऊपर ये हमला है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामेंट को पावर है कि कानून को बदले, इस तरह से किसी भी राज्य सरकार को ये पावर नहीं है कि वो अपने कैबिनेट में बैठ करके प्रस्ताव पास करके एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे कि हमने ये 38 कानून खत्म कर दिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सरकारें कर रही हैं बिल्कुल गलत कर रही हैं, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी लड़ाई हम सड़कों पर लड़ेंगे। हमारी तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन वो तैयारी कर रही हैं, उन्होंने लेटर भी इशू करा है, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी भेजी है, भारत सरकार के श्रम मंत्री को भी चिट्ठी भेजी है, हमने प्रोटेस्ट भेजा हुआ है, और हम लड़ाई आगे लड़ने को तैयार है। ये मुझे कहना है। जी, ये बात सही है आपकी। आगे कोई और ट्रेड यूनियन वाले हैं जो अपनी बात बताएं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी नमाज पढ़ने चला गया था मैदानी शनिवार, आपसे कुछ लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। जी सर। हेलो जी बोलिए बोलिए। जी, मैं बस अभी जस्ट नमाज पढ़ के फ्री हुआ। मैं आप लोगों से कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे किशनगंज में सिर्फ जो से जो लोग जा रहे हैं मजदूर सेंटर जो है, सिर्फ जो है कोचा धामन में ये मास्टर जहेज साहब जो हैं ज्ञान दे रहे हैं, अदरवाइज जितने भी विधायक की बहुत दूसरी बात, आज का टॉपिक लेबर लॉ पे है, हैं हमारे दिल्ली एनसीआर लॉ पे बात करें। ठीक, आज का टॉपिक लेबर लॉ पे है, जो लेबर लॉ में जो संशोधन हो रहा है इस पे बात करना है। तो इसके लिए हमारे पास मजदूरों के लिए ही बोल रहा हूँ जी। मैं मजदूर की ही आवाज के लिए आपको बोलने आया हूँ। मजदूर ही लोगों के लिए कौन है, मजदूर की ही बारे में जिनको मजदूर की परेशानी है। हेलो डॉक्टर एमवाई खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है, मुझे पहुंच रही है। अच्छा सर, एक बार आप अपने कानूनी जानकारी हमें दे दें सो दैट कि हम आगे बढ़ सके इसी बात को लेकर। देखिए, कानूनी जानकारी ये है, ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ ना, उसकी एक क्रोनोलॉजी गवर्नमेंट ने बनाई है। ये जो लेबर फोर्स है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, एम्प्लॉयर को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। ये असल में एम्प्लॉयर को फायदा पहुंचाने का एक तरीका है। अभी जो लॉकडाउन हुआ है वो लॉकडाउन अपने आप में ठीक नहीं। लॉकडाउन एकदम डिक्लेयर कर देना, सिर्फ 2 घंटे में ये कह देना कि साहब 2 घंटे बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ये अपने आप में ही गलत था। असल में जो काम गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था वो बाद में कर रही है, जो बाद में करना चाहिए था वो पहले करना चाहिए था। लॉकडाउन डिक्लेयर करने के टाइम में सभी एम्प्लॉयज को जो जहां पर काम कर रहे थे या माइग्रेट हो गए थे, उनको टाइम देना चाहिए था, कम से कम 3-4 दिन 5 दिन का, और उनको ये बताना चाहिए था कि ये लॉकडाउन का मतलब क्या है और गवर्नमेंट उनको कितना सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, वो ऐसा तो किया नहीं। मोदी जी ने कहा बस 2 घंटे बाद आपका लॉकडाउन हो जाएगा और आप जहां हैं वहीं पे रहेंगे। अब लोग जहां पर थे वहीं फंस गए, ना तो वो उनको खाने के लिए सामान इकट्ठा करना वो हुआ और ना उन्होंने कुछ अपना कोई इंतजाम किया।
अब सवाल ये हो गया कि एम्प्लॉयमेंट वहां से बंद हो गया क्योंकि लॉकडाउन हो गया, तो अब एम्प्लॉयर कहाँ से पैसा दे? एम्प्लॉयर के पास अपना डिफेंस आ गया कि जो मैंने कमा लिया वो तो मेरे घर में है, लेकिन आगे जब तुम काम नहीं करोगे तो मैं नहीं दूंगा आपको। और ये जो डिक्लेरेशन शुरू में हुआ था, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर, जो डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ है उसके अंडर में किया था, और मैनेजमेंट बाउंड थी ये पैसा देने के लिए, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉयर की लायबिलिटी थी उसको पे करने की। अब इन्होंने मार्च में डिक्लेयर किया, मार्च में हो सकता है कुछ लोगों को सैलरी मिली हो, कुछ लोगों को ना मिली हो। अप्रैल बिल्कुल खत्म, मई बिल्कुल खत्म, बिल्कुल सैलरी नहीं मिलेगी। अब ये जो ऑर्डिनेंस आए हैं डिफरेंट स्टेट्स के, पंजाब ने किया, गुजरात ने किया, उड़ीसा ने किया, एमपी ने किया, यूपी ने किया, ये सब मिलके इन्होंने ये कर दिया है कि जो पुराने लॉज, लेबर लॉज जो लेबर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारे सस्पेंड कर दिए कि वो 3 साल तक सस्पेंड रहेंगे और उनको कोई भी आदमी इन्फोर्स नहीं कर सकता। ये वायलेशन है आर्टिकल 21 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि हर आदमी को राइट है टू लिव विद डिग्निटी। अब ये डिग्निटी तो खत्म हो गई, अब आपने देखा कि सब रोड्स पे चल रहे हैं। अब ये 2.5 महीने के बाद ये गवर्नमेंट को अचानक ध्यान आया कि ये जो एम्प्लॉय चल रहे हैं इनको घर पहुंचा दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ इनका ये इशारा है कि साहब हम जो छोटे छोटे ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इनको खोलने जा रहे हैं। तो अब जब खोलने जा रहे हैं तो एम्प्लॉयज तो आपने माइग्रेट कर दिए, जहाँ जहाँ के थे वहां पे पहुंचा दिए, अब आएगा कौन यहाँ पे? अब जो लोग चले गए वो कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उन्हें सोचने के लिए लगेगा कि हम दोबारा जाके फंसे या ना फंसे, क्योंकि वो गए थे अपनी रोजी रोटी के लिए और उनको एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि ये बड़ा मुश्किल है अपने दूसरी जगह पे जाके अपने आप को स्टैब्लिश करना। ठीक है, अब वो लोग माइग्रेट हो गए, अब इधर से ये इंडस्ट्री खोल रहे हैं, उधर से उन लोगों को उनके घर पहुंचा दिया, तो वो तो लौटेंगे नहीं। अब तो एम्प्लॉयर क्या करेंगे? एम्प्लॉयर करेंगे कि वो दूसरी एम्प्लॉयज को जो अवेलेबल है उनको ले लें और इनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दें। अब टर्मिनेट जो करेंगे उसमें कुछ नहीं मिलेगा। टर्मिनेशन जो होगा वो इस बेस पे होगा कि आप आए नहीं और साहब हमने वेट किया और आपको टर्मिनेट हमने कर दिया। तो ये नहीं कहेंगे ये हमारी गलती है कि हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, बल्कि ये गलती आपकी एम्प्लॉयज की है कि आप आए नहीं और हमने टर्मिनेट कर दी। तो जो इनको मिलना चाहिए था, ग्रेच्युटी मिलना चाहिए था, बोनस मिलना चाहिए था, अर्न वेजेस मिलना चाहिए था, और दूसरी जो उनके लीगल ड्यूज हैं वो मिलने चाहिए थे। अब क्योंकि वो सारे लॉ सस्पेंड कर दिए इंक्लूडिंग द ग्रेच्युटी एक्ट, वो ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने सिस्टमेटिकली किया है ये, अगर आप समझें इसको, ये सिस्टमेटिक किया है। ऑर्डिनेंस पहले आया तो लॉज एंड लेबर लॉज हैं वो पहले सस्पेंड हुए, उसके बाद ये 20 लाख करोड़ मोदी जी रात को देंगे फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर ने आज वो डिवाइड कर दिए सारे, वो उनको सब लोगों को दे दिए कि साहब ये हमारे पास अब ये इतना है और हमने ये डिवाइड कर दिया सारा। तो अब एम्प्लॉयर्स को तो पहुंच गया, अब वो कैसे पहुंचेगा ये इनका आपस का है, उसमें एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब एम्प्लॉय के लिए क्या रास्ता रह गया है? उसको सैलरी नहीं मिलेगी, उसको टर्मिनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उसको ये फैसिलिटी कोई नहीं मिलेगी। उसको जो पीएफ का डिक्लेरेशन दिया है आज कि वो 10% उसका डिडक्शन होगा सैलरी से, तो सैलरी मिलेगी किसको और कहां पर मिलेगी? वो जो 10% है उसको 12% करके वो गवर्नमेंट जमा कर देगी। किस में जमा करेगी? वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो ये पैसा एम्प्लॉय के पास तो गया नहीं, ये तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट से दूसरे में चला गया। उसमें एम्प्लॉय को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय उसको अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट अगर चाहती है एम्प्लॉय को फैसिलिटी देना, तो गवर्नमेंट को ये अलाउ करना चाहिए कि जो आदमी पीएफ विड्रॉ करना चाहे ये डिपॉजिट के बाद 12% डिपॉजिट के बाद 3 महीने का वो विड्रॉ कर ले, तब तो उसको कोई बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि ये कॉन्स्पिरेसी है यूनियंस को खत्म करने की। अब जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, लॉ के जानकार हैं, लेबर लॉ के, उनको ये पता है कि सेक्शन 2A ऐड किया था, जानते हैं ना आप? सेक्शन 2 A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इसमें ये कर दिया था
कि अब यूनियन से स्पाउसल की जरूरत नहीं है इन सर्टेन केसेस। तो यूनियन के स्पाउसल के केस जर्नल डिमांड के केस में एक रह गई, उसमें तो स्पाउसल की जरूरत है, यूनियन के थ्रू आप केस फाइल कर सकते हो कंसलेशन में या कोर्ट में जहाँ भी कर सकते हो। अब बाकी केसेस में टर्मिनेशन का हो या किसी और दूसरे का हो, उसमें स्पाउसल की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 2A इंट्रोड्यूस किया सिर्फ उसकी पावर को खत्म करने के लिए यूनियंस की। नाउ लोग तो अभी रोड्स पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपना सारा काम कर दिया, एम्प्लॉयर्स को साहब बेनिफिट्स भी दे दिए कि साहब ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे। वो जो एम्प्लॉय है, काम करने वाला है, जिसको फैसिलिटीज चाहिए, वो आज भी रोड पे चल रहा है कि वो अपने घर जा रहा है। वो चाहे ट्रक से जा रहा है, चाहे पैदल जा रहा है, चाहे बस से जा रहा है, चाहे ये जा रहा है, वो जा रहा है, मतलब अपने घर जा रहा है। उसको नहीं पता लेबर लॉ क्या है, क्या कर दिया, कितनी फैसिलिटीज दे दी, मेरी सैलरी का क्या होगा। तो सैलरीज नहीं मिलेंगी, ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर इनडायरेक्टली कर दिया है कि एम्प्लॉयर सैलरी नहीं दें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉ सारे खत्म हो गए। अब कहीं भी नहीं जा सकता, इंडिविजुअल वर्कर तो कहीं भी नहीं जा सकता। अगर ये कलेक्टिवली नहीं होंगे, यूनियन के थ्रू नहीं होंगे, तो कोई केस फाइल नहीं होगा, कोई लड़ नहीं सकता। इंडिविजुअल में इतनी ताकत नहीं होगा केस लड़े जाके। तो यूनियंस को वेरी ऑनेस्टली मेंबर्स बनाना होगा इन एम्प्लॉइज को, और यूनियंस को चाहे वो संघर्ष कमेटी बनाए या इंडिविजुअली केस अपना फाइल करें, सब लोगों को इकट्ठा करके आपको आप लड़नी होगी, वरना कोई फैसिलिटीज नहीं है। सर्विसेज टर्मिनेट हो जाएंगी एम्प्लॉइज की जो वहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, और ESI जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए था एम्प्लॉय को, वो ESI भी सस्पेंड हो गया है। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन सस्पेंड हो गया, जो अब एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट है। तो ये सारे एक्ट को खत्म कर दिए, तो एम्प्लॉइज के फेवर में गवर्नमेंट ने अभी कुछ भी नहीं किया है। ये यूनियंस का रोल आ जाता है अब उनकी आवाज को आगे पहुंचाने के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है कि ऑर्डिनेंस आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लेके आए। इसलिए चैलेंज करेंगे कोर्ट में। अब कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं, कहाँ तक आपकी बात सुननी है, लेकिन फाइल जरूर करना चाहिए आपको कलेक्टिवली। ये मेरा अपना सजेशन है। बहुत सही बात की कुछ स्पेशल पूछना चाहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं, इसमें ये बताइए इमरान खान साहब, इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो संशोधन हुआ है, तो इसको क्या स्टेट को हक है कि कभी भी वो चेंज कर सकता है? जैसे उन्होंने कहा 3 साल तक कोई भी लेबर लॉ पारित ही नहीं हुआ, तो क्या संशोधन नहीं है, ये संशोधन नहीं है, ये इनफैक्ट नहीं, डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस, दिस इज नॉट ए अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग लॉज। जो एग्जिस्टिंग लॉज थे वो खत्म कर दिए, दिस इज ए ऑर्डिनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाँ, डिक्टेटरशिप है ये, प्रोड्यूस करना पड़ेगा 6 महीने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वहां से ये पास करा लेंगे कि साहब हमने स्टेट का लॉ बना दिया है। अभी दिस इज ऑर्डिनेंस ओनली। ओके, ठीक है, दिस इज नॉट ए अमेंडमेंट। समझ गया मैं। तो ये बताइए कि ये तो बिल्कुल ही कोरोना के आड़ में ये सारी चीजें वो कर रहे हैं जो बिल्कुल ही लेबरों के खिलाफ है, या जो भी गरीब और मजदूरों के खिलाफ है कोरोना के आड़ में। पहले करना चाहिए था, पहले ये करना चाहिए था कि इनको लॉकडाउन से पहले शिफ्ट कर देना चाहिए था। अगर ये घर जाना चाहते थे तो अब इस टाइम पे आ जाते, जब आप खोलना चाह रहे हैं। अब जब खोलना चाह रहे हैं इंडस्ट्रीज को, तब आपने उनको घर पहुंचा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयर इनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दें और इनको ना दी जाए, ना ग्रेचुटी देंगे, ना ESI देंगे, ना PF देंगे, कुछ नहीं देंगे ये। और इन्होंने ड्यूटी आवर भी बढ़ाए हैं 8 घंटे से 12 घंटा, 8 से 12 घंटा ड्यूटी भी किया है। और जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज जो 15,000 है, उसको भी खत्म कर रहे हैं। खत्म कर दिया, मतलब आप कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई नहीं क्लेम कर सकता, कोई लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता, कोई ऐसा बेनिफिट नहीं ले सकता जो लेबर लॉ जिसके लिए बनाया गया था। सस्पेंड हो गए फॉर 3 years। जी, मैं यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ खान साहब जी, अब आपने ये जो कि पहले मजदूरों को शिफ्ट कर देते और अब जब खोलने वाले थे तब लेकर के आते तो लोग बाहर भी जाते। कोई भी सरकार ऐसी कुछ योजना सारी इनकी पॉलिसीज के केंद्र में मजदूर तो है नहीं, इनके पॉलिसी। म्यूट कर दें, अपने माइक को म्यूट कर दें सभी लोग, जिनके लिए
आप देखिए कि जो कुछ कानून इस तरह के हैं, आपने तो खैर कानून पे काम किया है। कुछ कानून ऐसे हैं जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, हमारे साथ यहाँ नहीं है, वो भी इस बात को समझें और जाने। जैसे किसी पुरुष और एक महिला दोनों एक साथ काम करती है तो समान वेतन मिलना कानून था। आप बताइए कि कोरोना से क्या लेना भाई, एक स्त्री और एक पुरुष करते और उनको समान वेतन मिले, किसी बीमारी या महामारी से कोई लेना देना नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद ऐसे कानूनों को भी निरस्त कर दिया गया है। ये बात सही है कि ये ऑर्डिनेंस के रूप में लाए हैं और अब आगे चल करके जरूर इस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी कि इसको कोर्ट में जाकर चैलेंज करें। कोर्ट पिछले दिनों जो कुछ फैसले दे रहा है उससे अनुमान लगाया जा सकता है। कोर्ट में जाने के बाद कहीं कोर्ट बायस होकर के किसी तरह की बात रखे। खैर अभी हम ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बात को नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह का कोर्ट का रवैया रहा है उसको देख करके ऐसा लगता है कि लड़ाई अब हम मेरा कहना ये है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये काम अब अकेले वर्कर का नहीं रह गया। ये अकेला वर्कर कहीं भी नहीं लड़ सकता है जी। इनको कलेक्टिवली आना पड़ेगा, कलेक्टिवली। वो यूनियन के थ्रू आए, अपना कोई कलेक्शन, अपना कोई बार्गेनिंग पावर अपना क्रिएट करने के लिए कोई असेंबली तैयार करें, कुछ ऐसा करें जिसमें वो जॉइंटली एक इंडस्ट्री के अगर एम्प्लॉय जॉइंटली अगर कोई चीज फाइट करते हैं तो उसमें वजन होगा। और अगर इंडिविजुअली कोई जाएगा तो वो फाइलें ऐसे फेंकेंगे क्योंकि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा वहाँ पे, उनकी डायरेक्शन है के साथ लेबर लॉ तो कोई एप्लीकेबल नहीं है, आप कैसे केस फाइल कर रहे हैं। तो ये यूनियन के लीडर की मेन रोल, आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो ही अगर बेनिफिट दिला सकते हैं एम्प्लॉइज को तो वो आगे आना होगा और उनको सभी एम्प्लॉइज को इकट्ठा करना होगा। और यूनियंस भी एक अपनी संघर्ष कमेटी, 50 यूनियन मिल जाए, 10 यूनियन मिल जाए, इकट्ठी मिलके एक संघर्ष कमेटी बनाए, एक जॉइंटली एक यूनियन बनाए, बड़ी यूनियन, और उसके थ्रू केस फाइल करें, चाहे वो लेबर कमिश्नर के पास फाइल करें या लेबर कोर्ट में फाइल करें या ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में करें। लेकिन ये अकेले आदमी का नहीं होगा, अकेले आदमी को नहीं मिल सकता, फाइट नहीं कर सकता, इसलिए इनको कलेक्टिवली करना पड़ेगा। और आप समझ रहे हैं कि 38 लॉज में से 35 लॉज उन्होंने सस्पेंड कर दिए, तो बचा क्या है? जो लॉज बचे हैं उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। पेमेंट और वेजेस का अगर बचा हुआ तो पेमेंट, वेजेस, पेमेंट अगर कोई जब काम करेगा तो पेमेंट तो उनको देनी पड़ेगी, उसमें क्या बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। सरकार की जो नीति है ना, अब एक सवाल है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जूम 45 मिनट्स का होता है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, ठीक है? तो आप लोग सब ज्वाइन कर लेना प्लीज, ठीक, कंटिन्यू कीजिए। देखिए तो इसलिए यूनियंस को बताना पड़ेगा कि वो कैसे संघर्ष करेंगे इसके लिए और कैसे उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जिन लोगों को रास्ते में ही खत्म कर दिया गया है और उन बेचारों को पता नहीं है अभी कि लेबर लॉ क्या हुए और क्या उनको बेनिफिट्स मिलने वाले थे, क्या नहीं मिले, उनको बेचारों को कुछ नहीं पता है। हमारे देश में साहब, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, सिर्फ वो लोग बता सकते हैं जो लेबर लॉ के एक्सपर्ट हैं। जी, जो हमारे यहाँ आवाज ओवरलैप हो रहा है, तो आवाज बहुत ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे का, प्लीज जी कंटिन्यू कीजिए। समझता हूँ फैसल जावेद भाई, मैं समझता हूँ कि थोड़ा मॉडरेट कीजिए तो फिर ज्यादा अच्छा होगा, एक एक करके लोग बोल पाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा बेटर होगा। नहीं, सभी हजरात अपना माइक को म्यूट कर दें, जो बोले वो अपनी बात रखें, फिर जो जिनको बोलना हो वो। हमारे दूसरे स्पीकर होंगे डॉक्टर एडवोकेट प्रतीक साहब। तो हेलो एवरीवन, तो मेरा बस जो खान साहब ने भी बताया, मैं उसमें बस एक ही चीज ऐड करना चाहता हूँ। अगर हम इतिहास का एग्जांपल लें तो जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था, उस समय ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन था, जबकि लेबर्स को पकड़ पकड़ के वो लोग ले जा रहे थे काम कराने के लिए अपने विश पे। दैट वाज ऑल प्योर कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी व्हाट दे वर ट्राइंग टू अचीव। और आज के दिन में आजादी के इतने साल बाद हम लोग, मुझे लग रहा है कि हम लोग वापस उसी फेज पे जा रहे हैं जहाँ पे लेबर्स को स्लेव
के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। जब उन्हें उस जमाने में उन्हें खेत से पकड़ के, वो उस समय खेती करते थे, प्राइमरी काम उस समय खेती होता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय, उन्हें पकड़ के ले जा करके बंद करके उन्हें उनसे काम करवाया जाता था। आई थिंक जो रूल्स और पॉलिसीज आ रही है आज के दिन में इस गवर्नमेंट के ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये ऑलमोस्ट हमें उसी तरफ ले जा रही है। तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है, जो कि सारे ट्रेड यूनियंस को एक जगह होकर के, जैसे खान साहब ने बताया कि एक ये जिस तरह का ये ट्रेड यूनियन पे हमला है, तो कोई इंडिविजुअल का तो ताकत होगा ही नहीं अकेले लड़ने के लिए, तो एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां से कि सारे ट्रेड यूनियन, सारे लेबर्स एक जगह अपना आवाज रख सके। मेरा पॉइंट यही है। मोहम्मद मुस्लिम साहब, आपसे गुजारिश है कुछ कहें, अनम्यूट कीजिए। मुस्लिम साहब हैं क्या? ओप्पो F11 अनम्यूट कीजिए जनाब। अपना डिस्प्ले पर नाम करेक्शन कर ले तो नाम से ही पता चल सकता है कौन कौन साहब जुड़े। एडवोकेट असलम साहब, एडवोकेट असलम साहब हमारे बीच हैं क्या? हेलो, मैं अखिलेश जी से गुजारिश करूंगा कि अपनी बात रखें। अखिलेश जी किशनगंज के डीएसपी थे, अभी प्रोफेसर है पटना का साइंस कॉलेज में जी। देखिए, लेबर लॉ के बारे में तो ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है इन डिटेल में कि कौन कौन सा संशोधन किया जा रहा है, लेकिन जितनी बात अभी हम सुन पाए, कुछ जो लॉयर हमारे पहले बोले हैं, तो उस हिसाब से मुझे ये तो बहुत थ्रेटनिंग लग रहा है कि उनके बहुत सारे हक है और ये बहुत बड़ा एक समझिए कि कॉन्स्पिरेसी भी है। और जो शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री डे फर्स्ट में बोले, डे सेकंड में बोले, फिर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बोला, या जो भी हमारा लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 कल जो उनका संबोधन हुआ, आज जो संबोधन हुआ, तो इतना बड़ा मतलब जो लाखों मजदूर पैदल चल के आ रहे हैं उनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो वो एकदम स्पष्ट करता है कि उनके दिमाग में, या प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है हमारा, या जो प्रेजेंट सरकार है, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का, कई जगह में उनके दिमाग में कहीं लेबर या लोअर क्लास के लोग ही नहीं, बिल्कुल नहीं उनके दिमाग में कहीं। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो देखिए, ये तो एकदम स्पष्ट है और इसको बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। हर लोग बोल रहे हैं कि मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट के दिमाग में कहीं भी लेबर या उससे थोड़ा ऊपर लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं ही नहीं, तो उनके लिए वो कुछ भी हितकारी चीज सोचेंगे नहीं। अब ये सोचना है कि कैसे हम लोग मतलब काउंटर करें। आखिर तो सस्पेंड हो गया। वर्कमैन कॉम्पोजिशन एक्ट 1923 का है, वो तो यूजलेस है। जहाँ पे ESI अगर एक्ट बन गया तो उसकी वर्कमैन कॉम्पोजिशन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए उन्होंने तो कहा कि साहब वो एक्ट तो एप्लीकेबल होगा जो 23 में अंग्रेजों ने बनाया था, जो हमने ESI बनाया था वो सस्पेंड कर दिया। व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉइज को जो काम करते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं देना चाहते। दूसरा ये है फैक्ट्रीज एक्ट किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। That defines the terms of employment only. सेफ्टी कैसे मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे उसको देंगे, क्या उसमें हाइजीनिक करेंगे, अगर कोई हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में है तो वो क्या करेंगे, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, वो सारी प्रोविजंस फैक्ट्रीज एक्ट में है। और फैक्ट्रीज एक्ट को इन्होंने एक्सेप्ट सेक्शन 5 सस्पेंड कर दिया है। और सेक्शन 5 इसलिए कि इन्होंने रिटेन किया है क्योंकि उसमें जो 48 आवर्स 7 डेज में था वो उन्होंने 72 आवर्स की ड्यूटी कर दी है। तो हर एक एम्प्लॉय को 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स। जो 4 घंटे का उसको ओवर टाइम मिलता था वो ओवर टाइम खत्म। अब 12 घंटे ड्यूटी करो आप इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स, सैलरी आपको उतनी मिलेगी। और मिनिमम वेजेस, ये वेजेस, वो वेजेस, वो आप नहीं कहेंगे कि हमें कितना देना है, ये हम बताएंगे कितना देंगे आपको। तो एम्प्लॉयज का तो जो वो अपना वो है वही खत्म हो गया, स्टेटस ही खत्म कर दिया इन्होंने इस तरह के सस्पेंशन से। डॉक्टर साहब, आप लोग एक्सपर्ट हैं, एक चीज मैं मालूम करना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ बताइए। हम लोग एक केस लड़ चुके हैं अपने यूनियन के थ्रू किसी कंपनी में।
हालांकि हमने समझौता कर लिया, हम वापस आ गए अपना पैसा वैसा लेकर के, हमने बहुत सारे लॉस उठा लिए। उसमें यह था कि उसमें जो हम लोगों को रूट बताया गया था वकीलों के जरिए और जजेस के जरिए कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और जब हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे तो हमारे केसेस को उन्होंने लोअर कोर्ट में वापस भेज दिया कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, वहीं आपका फैसला होगा। तो ये खेल चल रहा है। अभी तक मैं तो निकल गया, मेरे बहुत सारे साथी उसमें इन्वॉल्व हैं। अभी 3 बार सुप्रीम कोर्ट गए और लास्ट टाइम वो पिछले 1-1.5 साल पहले वो रिटर्न फिर आ गए वो वहीं जहाँ से चले थे। मिला उनको कुछ नहीं। जी। अच्छा, एक चीज और मालूम ये करना चाहता हूँ कि हमारी सरकारें जो इस तरह के मजदूरों के लिए, लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए फैसले करती है, उसके लिए क्या उनको कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती? डिक्टेटरशिप है। एक चीज आज का मैं इसी में दो बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। आज की खबर है, आज केजरीवाल साहब का एक टैग हमारे साथ लिंक हुआ, उसमें उन्होंने 5,000 रुपीज कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम कंस्ट्रक्शन लेबर को 5,000 रुपीज देंगे। किसे देंगे? सारे लोग तो भूखे मर रहे हैं और भाग के घर जा रहे हैं, तो 5,000 रुपीज किस तरह से और कहाँ देंगे? दूसरी चीज, एक और चीज मैं शेयर कर लूं जल्दी में। बताइए। आप लोगों से मालूम करना है, क्योंकि हम भी मीडिया से। बताइए, बोलिए। इंतखाब साहब, मैं एक चीज बोलना चाहता था। वकील साहब जी, बोलिए अपनी बात। मैं बोलना ये चाह रहा था कि हम लोग तो काफी हमारे पास मैन पावर थी, जो एनडीएमसी एरिया हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे डीडीए हो, तो हमारा पार्किंग का काम था। हमारे पास मैन पावर की जो कमी नहीं थी। इस टाइम जो हमें कुछ लड़के लोग जो बोला कि आप हमें अगर घर नहीं भेजिएगा किसी भी तरीके से तो हम लोग वापस नहीं आएंगे, तो हमने आज किसी तरह 44 लड़के को डिस्पैच किया हूँ, जो भी तरीके से हुआ। जब वो लोग उस ट्रेन पे बैठ गया है, बैठने के बाद वो लोग कह रहा कि अब हम लोग नहीं आएंगे, तो अब मान लीजिए कि बहुत सारी बातें, बहुत परेशानी आ रही है, तो इससे कैसे समाधान किया? देखिए, सबसे पहला है कि इंडिविजुअली कोई भी आदमी नहीं लड़ सकता। मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ। अगर आप लड़ना चाहें, आपके साथ 2-4 आदमी इकट्ठे हो जाएं, उसका कोई वो पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट वर्सेस एम्प्लॉइज है ये। जी। जब तक एम्प्लॉइज इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी पावर्स को इकट्ठा नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लड़ सकते। ये गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई है, ये अथॉरिटीज के खिलाफ नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई है कि आप ये चाहते हैं कि जो सस्पेंशन आपने किया है लेबर लॉज का, वो गलत है, वो इलीगल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये कोई भी बात सुनेगा नहीं आपकी, क्योंकि जितनी भी अथॉरिटीज है गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं। तो लेबर कमिश्नर है, वो सेक्रेटरी लेबर है स्टेट का, वो उनकी सुनेगा, चीफ मिनिस्टर की, क्या आपकी सुनेगा? जब तक आप कलेक्टिवली आप इकट्ठे नहीं होंगे, आप में इतना फोर्स नहीं होगा कि अपनी बात को मनवा सकें या चक्का जाम कर सकें, आपका कुछ होने वाला नहीं है। अपने घर में बैठ जाओ, नई ड्यूटीज ढूंढो, ये गवर्नमेंट कहती है। आपको कुछ पुराने एम्प्लॉयर से मिलने वाला नहीं है। अगर आप में फोर्स है तो आपको जबरदस्ती लेना होगा, क्योंकि ये आपका राइट है जो काट दिया गया है, जो खत्म कर दिया गया है इलीगल तरीके से। आपकी बात डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से सरकार की तरफ से ये देखने को मिला है कि वो ईपीएफ का शेयर घटाई जा रही है। नहीं घटा नहीं रहे है, जिस 3% कम किया है, आज लग रहा है डिडक्ट किया है। भाई, मुझे लग रहा है कि आज का डिक्लेरेशन है वो। 2-3 सवाल जो पहले आए हैं, मुझे लगता है उसको एक एक करके ले लें। जैसे निर्माण मजदूरों पे एक सवाल पूछा गया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो 5,000 रुपए दिया जा रहा है, तो एक एक करके हम सवाल लेते चले जाएं तो बात आगे बढ़ेगी। देखिए, ये किसी लॉ के अंडर में तो दिया नहीं जा रहा, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से देना चाहती है एम्प्लॉइज को। अब वो एम्प्लॉइज हैं कहाँ पर? वो तो रोड पे हैं, वो तो अपने घर जा रहे हैं, या आपने ट्रेन प्रोवाइड। सॉरी, ये गलत जानकारी है। लॉ के अंदर ही दिया जा रहा है, बिहार में भी देना है, लॉ के अंदर दिया जा रहा है।
देखिए बिहार में भी देना है 5-5 हजार। हर राज्य में सरकारी योजना है वर्कर्स के लिए जो निर्माण मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बना है और उसके पास सेस का पैसा है अकेले। नहीं, इसमें मैं भी एक बात एडमिट करना चाहता हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन वाला बात है ना, उसमें देखिए भारत सरकार के पास 50,000 करोड़ का फंड होता है कंस्ट्रक्शन का, हाँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, जो आज तक कभी खर्च ही नहीं हुआ है, उसी में से दिया जा रहा है। आप ही लोगों का पैसा है, वो एक फंड बना दिया है इन्होंने, जो पैसा बच जाता है, जो एम्प्लॉइज नहीं ले पाते, चले जाते हैं, मर जाते हैं, फाइन्स डलते हैं, वो सारा पैसा उस अकाउंट में डाल देते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो मामला है ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पूरे देश में हर राज्य में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बना है, वो दिल्ली में भी है। और एक साथी अपनी जो एक बात कह रहे थे अपनी, वो बात सही है कि दिल्ली में ही अकेले 40,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पैसा दिया जाता है इसी के प्रावधान है, उसी के अधीन दिया जा रहा है। लेकिन मजे की बात ये है कि दिल्ली में 10 से 12 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और 10-12 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में आपको जानकर आश्चर्य होगा यहाँ कि सिर्फ 37,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर इस बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं। तो जो 37,000 रजिस्टर्ड हैं उनको तो एक बार 5,000 रुपए इन्होंने दे दिया, दोबारा भी ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपए फिर ये देने जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो यहाँ निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, जिनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है, उसमें आप सिर्फ 37,000 लोगों को आप दे रहे हैं। और विज्ञापनों में इस बात को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि दिल्ली के सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5-5 हजार रुपए दे दी गए। तो ये एक भ्रामक जानकारी है। जी सुशील जी, यही बात है कि ये कहते हैं कि 12 लाख मजदूरों को 5-5 हजार रुपए दिया जा रहा है, ऐसा ये शो करते हैं। पूरी तरह गलत है ये जानकारी। जी, वो फाइल्स पे होगा, फाइल्स पे जरूर होगा, फाइल्स पे इन्होंने रख दिया होगा कि 12 लाख को नहीं 50 लाख दिखा सकते हैं। 37,000 हैं, 37,000 रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, उन्हीं को क्या है। मुकेश कश्यप जी इस पे और ज्यादा बता सकेंगे, मुकेश जी काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ। जैसे दिल्ली में सर धोखा है सारे मजदूरों के। इसी बीच हमारे बीच बंगाल टी यूनियन के सीनियर लीडर श्री शैलेंद्र जी आ गए हैं, सत्य शैलेंद्र जी। तो नमस्कार सर। वाले जो हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, ये बहुत ही टी यूनियन में बहुत एक्टिव लीडर रहे हैं अपने जमाने के, और अभी भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं और इनका टी यूनियन में बहुत ही पकड़ है। तो सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि ये जो लॉ है, इनफैक्ट इन लोगों ने फंडामेंटली मजदूरों के सारे अधिकार को किसी न किसी शक्ल में स्थगित कर दिया है और कॉन्स्टिट्यूशनली ये रॉन्ग है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल स्पिरिट से अलग है। इसे एक लीगल क्वेश्चन तो बनता है कि इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार, क्योंकि लोक कल्याणकारी जो हमारा देश है वो उस चीज को ही और फंडामेंटल राइट दोनों ही चीज को ये टच कर रहा है। पहली बात है। दूसरी बात है कि ये लोग जो प्रैक्टिकली जो लोग कर रहे हैं, लेबर घर आ रहे हैं और लेबर को ये लोग गवर्नमेंट गवर्न करेगी एज ए कमोडिटी। और जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि आप सारे बिहारियों को भेज दीजिए, उसके बाद बिहार में ताला लगा दें। मतलब ये लोग लेबर का बिजनेस करेंगे, जो कि अंग्रेज के जमाने में कंपनियां करती थी, वहां से ले जाती थी बहुत सारे देश में, लेकिन अमेरिकन कंट्रीज और वहाँ जहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हो गया है, जिन लोगों को उस समय बंदी बना के ले गए। कई परिस्थितियां वैसी ही हैं। हेलो जी। तो करीब करीब परिस्थितियां वही हैं और इसका उपाय तो जन आंदोलन ही है। इसका उपाय लीगल फ्रंट पर लड़ना होगा और हम लोग कैसे संगठित होंगे, यूनियन का कैसे एक फेडरेशन बनेगा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। बगैर यूनियंस के नहीं होगा। यूनियन को फिर से एक बार इकट्ठा होना होगा, यूनियंस को बहुत स्ट्रांग करना होगा, एम्प्लॉयज को मेंबर्स बना के उनका जो इश्यूज हैं उनको आगे ले जाना होगा।
ये बगैर यूनियंस के नहीं होगा। वो जी, टू जो इस तरह बना से दिया था कानून जिससे को तोड़ मड़ोड़ किया जा रहा है सर। कानून एक मिनट हमारे एक आदमी मजदूरों बोलने के लिए दीजिए, कानून आसिफ भाई खत्म किया जा रहा है। जी 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 ठीक। हाँ बोलिए। आसिफ भाई खान साहब को बोलने दीजिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए एक आदमी को। जी खान साहब। तो ये यूनियंस के थ्रू ही हो सकता है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे, उसको इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता, वहां तक नहीं पहुंच सकता है। रिट पिटीशन फाइल करेंगे, कैसे फाइल करेंगे उसका एक अपना प्रोसीजर है। एसएलपी फाइल करेंगे, उसका एक अपना प्रोसीजर है। तो ये कलेक्टिवली आना होगा, वर्कमेंस को, एम्प्लॉयज को आपको मोबिलाइज करना होगा, उनको मेंबर बनाना होगा और फिर उनके इश्यूज को आगे ले जाना होगा। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का अपना इन्फ्लुएंस अथॉरिटीज के ऊपर है। अथॉरिटीज आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती, इसलिए ये लीगल बैटल है। लीगल तरीके से लड़ना होगा इसको, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं। अदरवाइज तो गवर्नमेंट पे करेगी एम्प्लॉयज के साथ और उनके साथ एम्प्लॉयज के साथ बार्गेनिंग करेगी। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ जी। ये कोऑर्डिनेशन मैसेज मैं देना चाहता हूँ। हमारे साथ शैलेंद्र सरन जी लाइन पे हैं, बंगाल टी यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं, मुकेश कश्यप जी हैं, मोहम्मद मुस्लिम साहब हैं और साकिब साहब हैं। इनका अच्छा पकड़ है, तो हम चाहते हैं ये लोग आप, और इंतखाब आलम साहब है जो कांग्रेस में अच्छा पकड़ रखते हैं, इनका भी यूनियन होगा लीडर का। नीम से हमारे पास डॉक्टर अबू साहिम साहब हैं, इनका जो भी लेबर यूनियन है उनका कोऑर्डिनेशन बना दिया जाए। उसमें त्रिपुरा हुकूमत आपकी पूरी हेल्प करेगी, तो हम कोऑर्डिनेशन बना के इनको शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं अगर इजाजत हो तो मैं दूसरे स्पीकर जी स्पीकर को दूं कि जो हमारे मेहमान है पहले। एक मिनट बस, एक मेरा एडमिट है। खान साहब कुछ बोले? एक एडमिट है मेरा। जी जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बताइए। हाँ जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, अभी जो हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि लेबर को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो देखिए, लेबर जो हमारे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है और वो उतने ऑर्गेनाइज नहीं, तो उनको रजिस्टर आप कर नहीं पाएंगे। ये तो प्रैक्टिकली देखिए बहुत संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा हर्डल पॉइंट है। तो इसमें जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं भारत के जो हमारा साथ दे सकते हैं, उनको आप मतलब अप्रोच करिए। जो लीडर्स हैं, जैसे कांग्रेस का लोग हैं या आप जो अभी लेबर यूनियन के लोग हैं, वो लोग संगठित हो तो वो लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। लेबर के भरोसे है, लेबर को आप इसमें संगठित कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अभी तो ऐसे ही परेशान, वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा, वो अपना रोजी रोटी में लगा रहेगा। तो उस लाइन पे हम लोग अगर बहुत सोचेंगे तो वो काम नहीं करेगा। जो हम लोग को करना चाहिए वो कि जितने भी लेबर यूनियन के लोग हैं उनको संगठित करें। जो बड़े लॉयर्स हैं जो इस तरह का काम कर सकते हैं, हमारे लिए लड़ सकते हैं, उनको हम लोग करें। और जो मतलब सरकार की पॉलिसीज का विरोध कर सकते हैं, ऐसे लोगों को संगठित करें। मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ एक बात के लिए। जी फैसल साहब। जी हेलो, कुछ मेरी ओपिनियन चाहते हैं आप? जी इंतखाब साहब बोलिए। जी इंतखाब साहब। हेलो, आप बोलिए। इंतखाब भाई हैं तो। फैसल साहब, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। सुनील साहब कुछ करना? जी बोलिए। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है। आपने मुझे ही कहा ना? जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जो वर्कर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो देखिए बाकी जो औद्योगिक जो मजदूर हैं जो अपने अपने घर गए हैं, वो किसी न किसी और उद्योग धंधे से जुड़ेंगे, या फिर अभी लोकल को वोकल जैसा आपने एक लुभावना शब्द कल सुना, हो सकता है कि उनको कोई लोकल उद्योग खड़ा करने के लिए सरकार मदद करेगी या जो भी होगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का मामला एक खास सेक्टर में है, जो निर्माण क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन को जोड़ने के लिए हर राज्य में। सॉरी, आवाज पहुंच रही क्या हमारी? सुशील जी आवाज जा रही क्या? आवाज आ रही है? ओके ओके जी आ रही है। जी मैं कह रहा था कि हर राज्य में
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड है, उस बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड जो भी लेबर हैं उनको सर्टेन बेनिफिट्स देने का प्रावधान है, वो एक कानून के तहत दिया जाता है। तो जो निर्माण क्षेत्र के मजदूर हैं उनका तो रजिस्ट्रेशन यूनियन मिलकर के कर सकती है। जो बात अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, खान साहब कह रहे थे, और फैसल भाई आपने भी ये बात उठाया था कि अलग अलग ट्रेड यूनियंस कैसे यूनाइट होकर के काम कर सकती हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं, हमारे साथ जो हमारे साथी मुकेश कश्यप जी हैं, मुकेश कश्यप जी इस बात को ज्यादा विस्तार से बता सकेंगे कि कैसे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस मिल करके लड़ाई लड़ रही हैं। आपको सिर्फ इतना बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेड यूनियन है बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, 2014 से पहले ये बीएमएस भी जॉइंटली लड़ाई लड़ता था ट्रेड यूनियंस के साथ मिल करके, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की ये जो बीजेपी सरकार आई है, बीएमएस इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बाकी ट्रेड यूनियन जो हैं, जैसे सीपीआई का एटक है, इंटक है और अलग अलग जो दूसरे यूनियंस हैं, ये सारे यूनियंस मिलकर जॉइंटली लड़ाई लड़ते हैं। अभी राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया गया है, ज्ञापन में कहा गया है कि ये जो अध्यादेश है, ये बात सही है, खान साहब कह रहे थे, बड़ी चालाकी से ये बात लाया गया, इसको एक अध्यादेश बना के लाया गया, जिसको कि उसको लागू किया जाए और लागू करने के बाद उसको कानून में तुरंत कानून बनाने की जरूरत ना पड़े। तो इन सारी चालाकियों को हमें देख करके लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा, सारे यूनियंस को मिलकर यूनाइटेड होकर के। ये बात तो सही है कि जो विधिक फ्रंट है, मतलब कि जो लीगल रास्ते हैं, उस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोई शक नहीं है, लेकिन जमीन पर भी लड़ाई लड़ने के लिए यूनियंस को और साथ ही साथ यूनियन के साथ मजदूरों को एक होकर के उतरने की जरूरत पड़ेगी, इसकी तैयारी रखनी चाहिए। इतना आसान नहीं है। मोहम्मद मुस्लिम साहब, मोहम्मद, जब यहाँ पे ट्रेड यूनियन की बात चल रही है, कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है, तो आपका वक्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मुस्लिम साहब कुछ कहिए। जी, मैं बात रखना ये चाह रहा था कि यकीनन है कि मैं सबकी बात में सुन रहा था उस टाइम से, सारे सीनियर साथियों का। मजदूरों को लेकर खास तौर से क्या 2014 से पहले की बात करें या 2014 के बाद की बात करें, मजदूरों के खास तौर से मजदूरों की कोई भी सरकार मजदूरों के हित की बात नहीं करती। और अभी मौजूदा सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो यकीनन वो उसमें कोई शक नहीं है कि वो जो है दलित विरोधी सरकार है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस टाइम कि मजदूरों की जो हालत है, ये बधवा मजदूर बनाने की जो बातें किए जा रहे हैं, नहीं किए नहीं जा रहे, बधवा मजदूर बना दिया गया है। कर्नाटक की सरकार आप देखिए किस तरह से मजदूरों के साथ बधवा मजदूर बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी नहीं, वो कर दिया गया है। कर्नाटक में कर्नाटक की डीलर बिल्डरों के साथ वहाँ सीएम मीटिंग करता है, मीटिंग करने के बाद वो ट्रेन को रद्द कराते हैं। क्या अगर हम सरकार की बात करें तो यकीनन हमें कोई कांग्रेस सरकार से बहुत खुशी मजदूरों की नहीं रही है। अगर कांग्रेस सरकार मजबूती तरीके से मजदूरों के लिए कि कोई लॉ बनाता है, कोई कानून बनाता है, तो शायद आज मजदूरों के कुछ चीजों को फायदा मिलता। लेकिन बट अभी क्या है, मजदूर को आप देखिए, बंबई से, महाराष्ट्र से, आपका पंजाब से पैदल कलकत्ता जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल खामोश है। सरकार अपनी मजदूरों की कोई बात नहीं किया जा रहा है। मजदूरों की कोई भी सरकार, अभी स्टेट सरकार कोई सा भी हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे एक सरकार केरल में है। यकीनन केरल की सरकार, लेफ्ट पार्टियों की सरकार ने वहां पे कोरोना के लेके बहुत बेहतरीन काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। वहां के मजदूरों के लिए भी काम किया, लेकिन हमारे भी सरकार ने कोई कानून अभी नहीं बनाया है। जिस तरह से योगी ने उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया। जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कनेक्ट करूंगा। तो अभी शैलेंद्र जी, सुशील जी बता रहे थे कि अब हमें एकता की बात करनी होगी, इतना आसान नहीं है अलग अलग करना, तो हमें कोऑर्डिनेशन की बात कीजिए इस पे प्लीज, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत सारी गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात कीजिए प्लीज। मेरे हिसाब से जो लोग अभी पावर में, जैसे केरल
केरल को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और एक अपील जारी करनी चाहिए टू ऑल द ट्रेड यूनियंस अपर लेवल से कि जितने ट्रेड यूनियन के सेंट्रल कमिटीज है उन लोगों को सबसे पहले आह्वान करना चाहिए कि इस विकट परिस्थिति में एक कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकता है। वो लोग भी तो बोले, सीपीएम के लोग बोले, सीपीआई के लोग बोले, इवन कांग्रेस के लोग बोले, बीजेपी का जो मजदूर संगठन है वो भी बोले। कौन क्या बोलना चाहता है? दे मस्ट कम आउट, निकल के आए तो बात उन लोगों से, क्योंकि वो लोग रेगुलर चला रहे हैं। चाय बगान दार्जिलिंग में है, चाय बगान यूनियन, आसाम में चाय बगान यूनियन है। तो ये जो सेंट्रल ऊपर का जो ढांचा है, वो ढांचा जब तक अपने आप को एक्टिवेट नहीं करेगा तो हम लोग नीचे से तो जो है ही, जो स्थितियां हैं सभी को मालूम है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आज के मीटिंग से अगर हम लोग अपील जारी करें कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ट्रेड यूनियन चला रहे हैं उन ट्रेड यूनियन को इस कानून, जिसमें कि ये कानून ऐसा है जिसमें कि पूरी चीज को रोक दिया गया, बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। और तो इसके अगेंस्ट में हम लोग कैसे एक जगह जमा होंगे? ऊपर के लेवल से सीपीएम का सेंट्रल कमेटी बोले, सीपीआई का सेंट्रल कमेटी बोले, कांग्रेस बोले, सब इवन की जो लोग भी हमारे ट्रेड यूनियन कर रहे हैं सबको बोलना हो। सर अभी रिसेंट जो हालात है मजदूरों का, सर इसके क्या रास्ता हो सकता है? जो मजदूर, क्योंकि मैं पिछले जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं राहत बचाव के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं दिल्ली के अंदर भी देखा, दिल्ली से बाहर भी मैं जाता हूँ, मैंने देखा मजदूरों की बहुत बुरी हालत है। चाहे वो हर सरकार इसके जिम्मेदार है, चाहे वो केंद्र सरकार में, चाहे वो कांग्रेस सरकार था, या अभी इस टाइम जो भाजपा सरकार है, या स्टेट में कहीं कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है, तमाम सरकार हमारे मजदूरों के लिए विरोधी है। मजदूरों के लिए आप ये देख सकते हैं, पीएम मोदी जी ने 20,000 करोड़ का वो एक पैकेज बनाते हैं, लेकिन कौन सी पैकेज है इसमें? क्या किसान के लिए है, मजदूरों के लिए है? नहीं है सर। तो इसे में एक गुजारिश है, आपने कहा सर कि सब संगठन को एक होना चाहिए, ऑलरेडी लेफ्ट पार्टी संगठन एक है, लेकिन बट क्या थोड़ी सी माइंड को फ्रेश करना पड़ेगा। माइंड फ्रेश नहीं है, इसलिए हमारे मजदूर कहीं ना कहीं दब रहे हैं, और उसके कसूरवार हम भी हैं। मजदूर को आवाज देने वाला आज के दिन में कोई पार्टी नहीं है जो कि खुल करके मजदूर के पक्ष में खड़ा हो, कोई भी पार्टी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो एक होकर के लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है, फैसल भाई अपनी बात में थोड़ा रखना चाहता हूँ। ये जो मजदूरों को एक होकर लड़ाई लड़ने की बात जो कही जा रही है, थोड़ी सी जानकारी हमें और हासिल कर लेनी चाहिए यहाँ पे कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, जिसमें कांग्रेस के भी यूनियन है और तमाम लेफ्ट पार्टीज की भी यूनियन है, उन लोगों ने पहल की है और बातचीत शुरू हुई है, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया गया, और साथ ही साथ जो यहाँ तक कि आप अगर स्टेटमेंट देखें तो भारतीय जनता पार्टी का भी जो यूनियन है वीएमएस, कहने को वो भी मुखालफत कर रहा है। उसके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके अगर आप सज्जी नारायण का सुने तो वो कह रहे हैं कि मजदूरों बंधुआ बनी साजिश करें सरकार ने। हास्यास्पद है ये सुनकर के, अजीब सा लगता है कि बीजेपी की यूनियन और बीजेपी की ही सरकार की बात को कह रहा है कि वो उसने मजदूरों को बंधुआ बना रहे। यूनियनों ने पहल तो कर दिया है, लड़ाई कैसे हो सकती है संगठित तौर पर और आगे कैसे जाएंगे, इसकी रणनीति कुछ दिनों में जरूर सामने आ जाएगी, थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। हाँ ये है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट यूनियन है, जो किसी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से जुड़े नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए किसी न किसी सेंट्रल यूनियन के साथ वो एफिलिएट हो, जिससे जब लड़ाई का एक खाका तैयार हो तो उसके साथ वो चल पड़े। अच्छा खुशी मित्रा जी, एक बार थोड़ा समराइज कर दीजिए, उसके बाद कोई स्पीकर बोलना चाहेंगे, उसके फिर मैं कंक्लूड करूंगा इसको। खुशी मित्रा जी एक बार समराइज कर दिए, फिर कंक्लूड करते हैं किसी अच्छे स्पीकर के साथ। देखिए, मैं तो मीडिया का आदमी हूँ और थोड़ा लिखता पढ़ता हूँ। मैं न लेबर लॉ का जानकार हूँ, न मजदूरों के साथ मेरा काम करने का उस ढंग का अनुभव भी है। पत्रकारिता का जो अनुभव है उसी आधार पर मेरा अनुभव रहा है। लेकिन इतनी देर से आप लोगों को सुन रहा हूँ और बड़े बड़े जानकार लोग हैं, कानून के जानकार हैं और मजदूरों के साथ काम करने वाले लोग हैं, बहुत पुराने लोग भी हैं और नए लोग भी हैं। सबको सुनकर मैं लगातार सुन ही रहा हूँ और सुनकर मेरी अपनी जानकारी भी बढ़ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि
क्या क्या कानून की पेचीदगियां हैं और कैसे सरकार उनके साथ व्यवहार कर रही है। अब देखिए कि जब कोरोना संकट इस देश में शुरू हुआ था और कुछ ही दिन बीते थे, तो हम लोगों को लग रहा था कि सरकार का अगला कदम जो होगा वो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए होगा और प्रवासी मजदूर जो लगातार परेशान दिख रहे हैं उनकी भलाई के लिए कुछ होगा। ये दो एजेंडा हम लोगों को लग रहा था कि सरकारों की प्राथमिकता में होना चाहिए। कई लोगों ने ये भी लिखा था कि कोरोना संकट जो है एक तरह से पूंजीवाद पर प्रहार डाल रहा है और समाजवाद की शुरुआत होगी और कल्याणकारी राज्य की शुरुआत होगी। लेकिन दिलचस्प है कि हमारी सरकार ने इन दोनों मुद्दे को दरकिनार करके स्वास्थ्य का मुद्दा भी उनके ध्यान में नहीं है कि स्वास्थ्य सुविधा को कैसे बेहतर होना है, या प्रवासी मजदूर जो भूखे भटक रहे हैं सड़कों पर उसके लिए भी नहीं सोचा। उनके दिमाग में सबसे पहले आया कि कैसे इस आपदा को अवसर में बदले, और आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश में उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमी की बात कर दी और लेबर ला को कमजोर करने का एक बहाना ढूंढ लिया और कहा कि चीन से बहुत सारी कंपनियां भारत में आएंगी, उनको आकर्षित करने के लिए हम लोग को अपने कानून को ढीला करना होगा। ये जो पृष्ठभूमि तैयार की कितनी चालाकी वाली पृष्ठभूमि है, जो मुख्य काम था उन्होंने किया नहीं। उस संदर्भ में आप लोग जानकारियां दे रहे हैं, बहुत तरह की जानकारियां हैं। उसमें दिलचस्प ये है कि इन कानूनों से बाहर बड़ी संख्या में लोग हैं जो अभी समझ में आ रहे हैं। कानून के दायरे में जो लोग मजदूर हैं वो बहुत कम है। जो प्रवासी मजदूर हैं वो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, वो किसी लेबर लॉ के दायरे के में नहीं आते हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं। तो उनकी आवाज भी हम लोगों को उठानी चाहिए। जो लोग उसके दायरे में है वो निश्चित तौर पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे ही, लेकिन लड़ाई कैसी हो? अभी क्या हुआ है जो मुझे समझ में आ रहा है, पिछले कुछ 20, 25, 30 सालों में लोगों ने अपने अधिकार को लेके आंदोलन करना धीरे धीरे बंद कर दिया है और सरकारों ने भी एक तरीका अपना लिया है कि हम कुछ कर दें। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन मजदूरों की बात आई तो उनको 5,000 रुपए की मदद कर देंगे। अब जैसे प्रवासी मजदूर फंसे हैं तो 1,000 रुपए उनके अकाउंट में डाल देंगे। ये अनुकंपा सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने खास तौर पर शुरू किया कि हम अनुकंपा देंगे, हम राशन देंगे, हम ये देंगे, हम मनरेगा कर देंगे, जो है वो अनुकंपा देंगे, अधिकार नहीं देंगे। तो सभी सरकारों ने धीरे धीरे लोगों के अधिकारों की कटौती की और अनुकंपा के मोड में आ गए। तो सबसे पहले हम लोग को अनुकंपा के मोड से निकल के अधिकार के मोड में आना होगा। और अधिकार तभी हम लोगों को मिलेगा जब हम लोग संघर्ष करेंगे। ये मीडिया से नहीं होगा। एक अलग तरह की सुविधा हम लोगों ने देख ली है कि हम मीडिया में बात उठा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया की लड़ाई से मजदूरों की लड़ाई मुझे नहीं लगती है। या अब तो ये स्थिति हो गई है कि इस देश में अदालती लड़ाई से भी कोई लड़ाई हासिल नहीं हो सकती है। मैं पत्रकार रहा हूं और मैंने मुकदमा किया है बाकायदा अपने अखबार पर कि मुझे उन्होंने 2011 के बजटीय वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया। लेकिन वो लड़ाई बार बार घूम रही है, इस अदालत से उस अदालत, उस अदालत से इस अदालत का कोई फैसला अदालत से फैसला नहीं निकलता है। इसलिए मुझे लगता है कि लड़ाई जब तक जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी और मजदूर जब तक खुद बार्गेनिंग पावर में नहीं आएंगे और अपनी ताकत दिखा नहीं देंगे और अपने ताकत से उद्योगों का, जिन उद्योगों में वो काम कर रहे हैं, उसका नुकसान करने की क्षमता में नहीं आएंगे, तब तक उनकी मांग अब नहीं मानी जा रही है तो जा सकती है। इसलिए हम लोग को फिर से उस सरकार अगर लौटे ना लौटे, लेकिन हम लोगों को फिर से 30 साल पुराने दौर पर लौटना होगा जब मजदूर संघर्ष करके अपनी ताकत दिखाता था। अगर मान लीजिए कि बिहार के सारे प्रवासी मजदूर तय कर लेंगे 1 साल वो बाहर नहीं जाएंगे, तो इसी बिहार में खुशामद करने के लिए लोग पहुंचेंगे कि चलिए हम आपको ये सुविधा देंगे। तब हमारे पास अपने कंडीशन रखने का एक ताकत होगा कि हम इतने पैसे लेंगे, हमारा ये अधिकार है, हमारे काम का समय इतना होगा, हमें ये चाहिए। तब मजदूर अपनी शर्तें रखेगा। मजदूर जब तक अपनी शर्त रखने की स्थिति में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। अभी क्या है, तमाम राजनीतिक पार्टियां, अभी बीजेपी को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं। आज की तारीख में इस देश में बार्गेनिंग पावर सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनियों की है, क्योंकि वो चंदा देते हैं चुनावी और सारी राजनीतिक पार्टियां उनके हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं है कि आज कांग्रेस आ जाए या कल कोई और आ जाए तो ये चीजें बदलने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं बदलेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। अभी इस देश की राजनीति पर जो मजबूत पकड़ है वो कॉर्पोरेट कंपनियों का है, मजदूरों का नहीं है। जिस दिन मजदूरों का राजनीति पर पकड़ होगा उस दिन यही पार्टियां राजनीति मजदूरों के हिसाब से करेगी। इसलिए एक ही उपाय जो अब मुझे समझ में आ रहा है, आप सब लोगों की बात भी यही है कि मजदूरों को अपनी बार्गेनिंग पावर, अपनी ताकत ठीक से दिखानी पड़ेगी। और स्वतंत्र भाई ने कही कि सेंट्रल कमेटी जो है मजदूरों की वो
संघर्ष कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है, भाई मैं आपसे सहमत हूँ, वो जरूर संघर्ष कर रही है, कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, ज्ञापन दे रहे होंगे, ये भी कर रहे होंगे और कभी हो सकता है आंदोलन भी कर, लेकिन ये जो हमारी मजदूरों की कमेटियां हैं, जो मजदूर के संघ हैं, वो आज मजदूरों के साथ उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। अगर इस तरह से होते तो आज जो लाखों लोग, करोड़ों लोग सड़कों पर होते, तो सब मजदूर ही हैं, कोई और नहीं है। उनके साथ कोई न कोई मजदूर यूनियन, कोई न कोई कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खड़े होते। आज कोई खड़ा नहीं है, जो सड़क पर भटक रहे हैं, जो साइकिल से घर आ रहे हैं, जो पैदल घर आ रहे हैं, उनके साथ कोई यूनियन, कोई पार्टी नहीं, वो अकेले है, वो अकेले है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और कोई उससे जुड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। कोई पार्टी, कोई संगठन उन लोगों से जुड़ नहीं रहा है। हो सकता है कि उनके संसाधनों की कमी हो या उनके पास और भी दिक्कतें हो, लेकिन जब तक आप उस आदमी से जो सड़क पर आज चल रहा है उससे नहीं जुड़ेंगे, तब तक कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हम लोग इस तरह से बात करेंगे और उसका कोई अर्थ नहीं। जी, मेरे समझ में आता है। जी, अब सभी महमूद साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप कुछ कहिए, उसके बाद मुकेश कश्यप जी कंक्लूड करेंगे मीटिंग को। इस बीच में बहुत और कुछ कहना है तो बता सकते हैं। नहीं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव मीटिंग रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली इन्होंने ऐसा, मतलब लेबर लॉ को फौरन ही इन्होंने इस कोरोना के आड़ में ऐसा बदला है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास थी भी नहीं, हम जैसे लोगों के पास भी। तो बेचारे लेबर के पास, वो तो बेचारे अभी इस इश्यू में है, इस महामारी में कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे घर पहुंचे हैं वो। तो जैसे हम लोगों ने बहुत सारे लेबरों को बैठाया था भी आपने, उन्हें ये पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। बात तो सही है कि इस कितने दिनों से जो है हमारे मजदूर जो है बड़े बड़े शहरों से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आज तक कभी भी जो है सरकार ने अपने कदम नहीं उठाए। आज वो रास्ते में चलते हैं 1000 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, और उनके लिए कोई रोज ये, मतलब हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं और हर तरफ देखते हैं, लेकिन आज तक कभी सरकार ने ये नहीं कोशिश की कि कैसे जो है उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए, उनकी मदद की जाए। तो इस सरकार से उम्मीद रखना तो आप बिल्कुल ही छोड़ दें। अब ये सॉल्यूशन हमें देखना है कि इसमें कैसे क्या हो सकता है। जो इन्होंने मतलब जो भी इन्होंने वो करने की कोशिश की है, बदलाव करने की, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे करना, उनका मिनिमम वेज जो 15,000 था उसमें अब कोई भी मिनिमम वेज की क्राइटेरिया नहीं रही है। ये इन्फॉर्मेशन तो ढंग से अभी लेबरों के पास है भी नहीं, मतलब उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है। अब हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है और उस सॉल्यूशन में कैसे, मतलब क्या बेस्ट हो सकता है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो लेबर यूनियन हो या जो भी सरकार उनका भला चाहती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनका भला चाहती है, या जो भी लोग उनका भला चाहते हैं, उन सबको मिल करके इस पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके इसका कुछ हल है। वरना ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है, मतलब अडानी अंबानी या सो कॉल्ड मालिया करोड़ों करोड़ लेके मुल्क से चले जाते हैं, उनकी कोई मतलब पूछ नहीं होती, और सारे कानून जो हैं वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। तो हमें इस पे बहुत ही सोच समझ करके आज इस मीटिंग का कुछ ना कुछ कंक्लूजन हम लोग निकालें कि नेक्स्ट हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। यही मेरी वो है, बाकी आप लोग जैसा डिसाइड करेंगे हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, डॉक्टर MY खान के इजाजत पे मैं मुकेश कश्यप जी से मीटिंग को कंक्लूड करना चाहूंगा। की तारीख में 11 सेनेटर ट्रिब्यूनल है, चाहे वो CPM के हो, चाहे CPI के हो, चाहे कांग्रेस की इंटक हो, चाहे कोई भी हो, सब मिला के लेफ्ट पार्टीज की ट्रिब्यूनल है, दूसरी ट्रिब्यूनल है, सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे पुरखों ने 100 सालों से ज्यादा लड़ाई लड़के जितने कानून बनवाए, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो, चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो, चाहे फैक्ट्री एक्ट हो, चाहे वो ग्रेस्टी का एक्ट हो, चाहे ESI का एक्ट हो, चाहे PF का एक्ट हो, चाहे बोनस का एक्ट हो, ये चाहे जितने भी एक्ट हैं ये सब आसानी से नहीं बने। ये हम सब ने, हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई के माध्यम से हमने ये सब कानूनी अधिकार प्राप्त किए हैं। आज भले ही नरेंद्र मोदी के पास पार्लियामेंट के अंदर 303 MP हो, उनकी मेजोरिटी हो, आज कुछ भी कर लें, लेकिन हमने इतिहास में देखा है कि बड़ी बड़ी मेजोरिटी आई। हमने इमरजेंसी को भी देखा है। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए, मुझे पता है कि अमृतसर से लेकर हावड़ा तक 120 सीटों पे पूरा कांग्रेस का सफाया हो गया था। तो ये मोदी सरकार इस मुगालते में न रहे कि हम
2050 तक हुकूमत करेंगे। पूरे देश की जनता, पूरा देश का मजदूर इस बात को जान गया है। अब आने वाले समय में वो जो कल उन्होंने घोषणा की है कि 20 लाख करोड़ का उन्होंने एक हमको झुंझुना सा पकड़ाया है, वो किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, इस पे मैं बात नहीं करूंगा। मैं ये पक्का कहूंगा आपसे और दावे के साथ कहूंगा कि हिंदुस्तान का मजदूर इस मोदी सरकार के सामने और तमाम राज्यों सरकारों के सामने झुकने वाला नहीं है। ये जो आज गांव गया हुआ है ये लौट के आएगा और ये बदला लेगा, पूंजीपतियों से बदला लेगा, कॉर्पोरेट से बदला लेगा और उन सरकारों से बदला लेगा जिन सरकारों ने कानूनों को खत्म किया है, सस्पेंड किया है। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ये कहूंगा आपसे कि आप इस तरह के डिस्कशन लगातार चलाते रहिए। को हम नहीं जीत सकते हैं कि हमारे में के लगते हो वो उस नहीं जीत सकते। इस लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के माध्यम से जीतते हैं और कोई नहीं। देश की तमाम ट्रेडूनों को संगठित करना है और तभी हम अपने अधिकार कोई रास्ता नहीं है। तो हम तैयार हैं, हम तैयार बैठे हुए हैं और हम लगातार मजदूरों से संपर्क बनाए हुए हैं, ट्रेडूनों से संपर्क बनाए हुए हैं। जितनी प्रेस रिलीज हमारी रोजाना एटक की जनरल सेक्रेटरी की तरफ से आ रही है, हमारी तरफ से आ रही है, हम जितने भी 1,15,00,000 पूरे देश में AITU जो मेंबरशिप है 1,15,00,000 है अकेले AITU की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार इन ट्रेडूनों को हल्के में न ले। इसका बदला, इसका जो बदला है वो औद्योगिक क्षेत्रों में, शहरों में और गाँव तक और हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, पीछे हटने वाले नहीं। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज कट रही है थोड़ा। मेरा सजेशन ये है ट्रेड यूनियंस को, चाहे उसको इन्होंने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं क्या ना, गवर्नमेंट ने ये 20 लाख करोड़ में से बेनिफिट्स कुछ इन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। 20 लाख करोड़ में तो पहली लड़ाई ये लड़नी चाहिए कि आप इनको जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको इंटरिम रिलीफ दो, कुछ पैसा दो उनको। देखिए मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो 5-5 हजार रुपए दिए, आज शाम को दूसरी किस्त डाली है उन्होंने 5 बजे, केजरीवाल साहब ने 10,000 रुपए दे दिए उन्होंने। उनका तो फंड है, उनका तो बना हुआ है, उनका 3200 करोड़ रुपया सेस का दिल्ली में है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 52,000 करोड़ रुपया पूरा मिला के है। तो मेरा कहना यह है कि जो 12 लाख हमारी जो गिनती है, ये 12 लाख कंस्ट्रक्शन का मजदूर दिल्ली में है और 37,000 मजदूर रजिस्टर्ड है। आप 37,000 को ये पैसा दे रहे हो। हमारा कहना यह है कि 12 लाख मजदूर है जो कंस्ट्रक्शन का मजदूर है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए और उसको सारे मजदूरों को मिलना चाहिए। जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली में, उस वक्त 5,60,000 मजदूर दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हुए थे कंस्ट्रक्शन में और वो घटते घटते 2018 में 2,60,000 रह गए। आज की तारीख में 37,000 रह गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो केजरीवाल सरकार ने बहुत ही सुस्त चलाई और रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया। आज जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी संख्या 60 लाख है, जो पलायन करके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या बिहार में जा रहे हैं। वो ये वही मजदूर है जो खींच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो जी, इंतखाब साहब क्या कहना चाह रहे हैं? लंबा क्यों खींचा रहा है? इंतखाब साहब की भी बात सुना जाए।
हम हेलो जी बोलिए इंतखाब साहब, हम सुनना चाहते हैं आपको। काफी एक्सपर्ट लोग आए हुए हैं, खान साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सच्चाई है कि सरकार ना राज्य की ना केंद्र की, ये दोनों सरकार मजदूरों के खिलाफ है। वो बिल्कुल तानाशाही की तरफ केंद्र सरकार बढ़ चुकी है। हम 1976 का जो बंधुआ मजदूर का कानून था, ये सरकार पुनः उसकी ओर ले जा रही है, और हमको इन बातों को भी ध्यान देना होगा कि पिछले 6-7 सालों से लाल सलाम समाप्त हो चुका है। लाल सलाम से मतलब ये है कि जो इंडियन ट्रेड यूनियंस का जो एक प्रारूप था मजदूरों का, खास करके चाहे वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो, इंटक हो, मजदूर संघ हो, हिंद मजदूर सभा हो, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, खान साहब को अच्छी तरह मालूम है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते थे मजदूरों के लिए, और वो यूनियन नाम की चीज अब देश से समाप्त हो रही है। कभी भी कोई चीजें दाम बढ़ता है तो सरकारें को घेरने के लिए लोग रोड पर आते हैं, लेकिन पिछले 6-7 सालों में आप देखे होंगे कि इसमें घोर कमी आई है, क्योंकि हमको कहीं न कहीं वो बांटने का काम किया है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर। आज प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह से अपनी बातों को कहने का काम किए, कहीं संवेदनशीलता नहीं थी, मजदूरों के बारे में कहीं कोई चिंता नहीं थी। लगातार सड़कों पे मजदूर चल रहे हैं, 200, 500, 1000, 1500 किलोमीटर पर कोई ध्यान उन्होंने नहीं लगाया। यहाँ तक कि जो ट्रेन से जो पटरी पर जिनकी मौत हुई मेल ट्रेन के खुल जाने से, उसके प्रति भी कोई श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित की। देखना है कि ये सरकार नहीं, इंतखाब साहब माफ कीजिएगा, शायद फिर आपको पूरी तरीके से मालूमात नहीं है। फिर आपको इंतखाब साहब, आपने ये कहा कि जो ट्रेनिंग यूनियन वाले या लेफ्ट पार्टी की जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कह लीजिएगा। जी जी जी, आपको पॉलिटिकल स्पीच ना करें, मैं यही अनुरोध करूंगा। ये हम आज जिस बहस के लिए यहाँ आए हैं, उसका उद्देश्य नहीं है कि हम राजनीतिक, कृपया इसका ध्यान रखा जाए। राजनीतिक कहीं से नहीं है। आप को अगर समझ में आ रही कि राजनीतिक है, मैं आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपको मालूम है कि आपकी जो ट्रेड यूनियन है वो इंटक है, और इंटक आज जब सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ लड़ाई लड़ना होता है तो इंटक कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम यूनियनों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रही है। तो इस तरह के जो बयान आप दे रहे हैं वो पॉलिटिकली बयान भी है। एक साल पीछे बम्बई में 10 लाख मजदूरों को लेके बम्बई जो है वहाँ पे असेंबली को घेराव किया गया था। आपने कह दिया कि जो है मजदूरों के लिए कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आप बात बताइए नहीं, जिन बातों को हमने छेड़ने का काम किया। हाँ, इंतखाब साहब मुद्दे को आगे बढ़ाइए, ये पर्सनल पार्टी पर कमेंट ना करके मुद्दे को आगे बढ़ाइए। हम उन राजनीतिक होकर के बात आगे बढ़ाया जाए। मैं बात बताऊं, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। मजदूर यूनियन हो या कोई भी यूनियन हो, किसी भी पार्टी की हो, उस लेवल पे काम करने की कोशिश करती भी है तो वो दिख नहीं रहा है। ये सच्चाई है, मानना होगा। हो सकता है कि इसका रीजन तानाशाह सरकार हो, वो अलग चीज है। आप सब ने ये कहा था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन या जो भी हो, उनके कहने का मकसद ये रहा होगा कि पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। इनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं भाई, हो सकता है ये बात हो। सच्चाई यही है। मेरी बात 2 मिनट में कंक्लूड हम कर देंगे। मेरी बात सच्चाई यही है कि जिन तरह के जिस इशू पर कहीं कोई इशू अगर होता था
जन से रिलेटेड लोगों के भावनाओं से खेलने की काम करती सरकार, तो लाल सलाम सबसे पहले उड़ता था। भले हाउस में उनकी संख्या कम होती है, मान लिया बिहार में ही सही, लेकिन सच्चाई है कि उनकी बात मजबूती से वो रखते थे रोड पर आकर के। लेकिन पिछले 5-7 सालों से इसमें घोर गिरावट आई है। कल भी धरने बैठे हुए हैं बिहार में, लाल सलाम वाले बिहार में बैठे हुए हैं। आप बिहार में धरने पे बैठे हुए, कल बैठे हुए थे, परसों हम बैठे थे यहाँ पे। सर यूनियंस की गलती नहीं है। असल बात बताऊं मैं, ये 1984 में ये एक उन्होंने अमेंडमेंट किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में, एक सेक्शन 2 कैपिटल ए ऐड कर दिया। उसमें ये कहा गया कि अब यूनियंस की जरूरत नहीं है। अगर इंडिविजुअल वर्कमैन अपना कोई केस फाइल करना चाहता है कोर्ट में pertaining to dismissal, discharge, retrenchment और otherwise termination, वो डायरेक्ट जाके कर सकता है। अब यूनियन की जरूरत नहीं है, यूनियन का स्पाउसल की जरूरत नहीं है। ये ट्रेड यूनियन लीडर्स जानते होंगे इस बात को कि पहले वर्कर्स विदाउट यूनियन के स्पाउसल के केस फाइल नहीं कर सकता था, लेकिन पूरे आने के बाद 1984 में यूनियंस को खत्म कर दिया गया और इंडिविजुअल वर्कमैन को ये राइट दे दिया कि वो डायरेक्ट जाके अपना केस फाइल कर दे। इसलिए यूनियंस वहीं से खत्म होना शुरू हो गई थी। अब सिर्फ जनरल डिमांड केस है, उसमें स्पाउसल की जरूरत होती है। स्पाउसल का मतलब ये होता है कि यूनियन अपने जो मेंबर्स हैं उनको बुलाए और ये समझाए कि इनका जो कॉज है, जो जनरल डिमांड का मैटर है, वो जेन्युइन है, फाइल करें तो स्पाउसल होता है। इसकी फोर्स से ये यूनियन धीरे धीरे करके खत्म कर दी गई और यूनियन साइड ट्रैक हो गई। अब यूनियंस बहुत ही लिमिटेड काम कर पा रही हैं क्योंकि उसमें 2 ऐड किया हुआ है, राइट। ये है लॉ। जिन बातों को हमने डालने की अगर काम भी किया तो कांग्रेस पार्टी नहीं किया। यूनियन को अगर फूट डालने की जो काम किया था कांग्रेस पार्टी नहीं किया था। भाजपा के तो 1984 में हुआ था, साथ भी दिया था। अच्छा, इसका इंटरप्ट करना चाहता हूं मैं। हमारा जो मकसद था लेबर लॉ के बारे में जानने, क्या चेंज हुआ है, क्या नुकसान है, हमारे मजदूर भाई जो हैं वो उससे अपडेट हो चुके हैं। ये भी बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो बार बार इशारा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर उनकी बात ना सुनूं तो ये बेईमानी होगी। तो एक बार सुन लेता हूं। उनका 2 इशू है, एक तो लेबर का लॉ का इशू है, दूसरा करंट इशू है। ठीक है, आप कहिए रजानूर साहब। हाँ बोलो भाई। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो जितना मजदूर है, वर्कर है, इनका कोई भी ये नहीं है नहीं किसी इससे जुड़ा हुआ है, ये लेबर कानून से जुड़ा हुआ है, नहीं कुछ चीज से जुड़ा हुआ है। और ये वीडियो को ओपन कीजिए। इनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है, और खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए और जाने का बंदोबस्त किया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, पिछले मीटिंग में ये बात हुई थी, हमने आपकी बात को गवर्नमेंट तक भी पहुंचाने की कोशिश किया था और अपने तरफ से बहुत हद तक कोशिश करते करने का, इस पे काम किया जाएगा। और रिजवान अहमद साहब आपसे जानना चाहेंगे। कर सकती हैं, ये काम भी यूनियंस कर सकती हैं। जिस इलाके से लोग चल रहे हैं वहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको ये इशू उठाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास लेके जाएं तो ज्यादा बेटर होगा और यहीं से लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सर लगातार हर स्टेट को लेटर भेजे जा रहे हैं सर, हर लगातार, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट का हो, यूपी गवर्नमेंट को, और केंद्रीय गवर्नमेंट तक के भी लेटर भेजे जा रहे हैं, लगातार भेजे जा रहे हैं। क्योंकि तकरीबन 25 से 30 हजार मजदूर मुझसे अटैचमेंट है और आज भी तकरीबन 300 साढ़े 300 मजदूरों के साथ मीटिंग हुई है, क्योंकि मजदूर बहुत परेशान हालत में। बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और लगातार लेटर भी भेजे जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्रीय गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट को। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रही है। नहीं आएगी ना, उसलिए उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। आप हमें खुद लड़ना होगा और खुद इनकी व्यवस्था भी कराना होगा सर, खाने पीने का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यूनियन यहीं से लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ये एक रास्ता है यूनियंस के लिए कि जिस स्टेट से जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से हैं, चाहे बॉम्बे से हैं। अगर बॉम्बे से जा रहे हैं तो बॉम्बे की यूनियंस जितनी भी काम करती हैं
ये वर्कर्स के साथ अपना जुड़ें और उनके इश्यूज को कलेक्टिवली उठाएं, गवर्नमेंट तक ले जाएं, यहीं से एम्प्लॉइज जुड़ना शुरू होंगे। और जब आप अच्छा काम करेंगे तो इस सारे आपके मेंबर्स बन जाएंगे और आपके साथ जुड़ जाएंगे, और आपकी पावर ही वो होगी जितने ज्यादा एम्प्लॉइज जुड़ेंगे आपके साथ। इसलिए जोड़ना शुरू। मजदूरों की राशन की व्यवस्था हम लोगों ने अपने तौर पे और साथियों के माध्यम से अभी तक मजदूरों के लिए खास तौर से तकरीबन 5 से 6 हजार मजदूरों को करवाया है सर। ये व्यक्तिगत तौर पे ही कराना होगा, क्योंकि सरकार के भरोसे में रहेंगे तो हमारे मजदूर भाई मर जाएंगे। ये एक तो रास्ते पे उनके पर्टिकुलर्स लो, उनके एड्रेसेस लो, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, और जितना भी उनकी जरूरत है कोशिश करो कि पूरी हो जाए, चाहे वो बाहर से मांगना पड़े या एनजीओ को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े या लोगों को करना पड़े, उनके लिए आप काम शुरू करोगे तो सर्टेनली उनको वो ऑब्लाइज फील करेंगे और आपके साथ जुड़ जाएंगे, और फिर उनके इश्यूज को उठाओ कलेक्ट। जानूर, आप लोग जितने लेबर हो, कल आपका वहाँ पे इंतजाम हो जाएगा, आप टेंशन न लो, सब कुछ हो जाएगा। पहले भी हम लोग करते आए हैं, होप करते आइए, आगे भी करेगी। जी और डॉक्टर अबू साहिब साहब, अपना मेडिकल एडवाइस देके कोरोना के रिगार्डिंग देके बात को खत्म करें प्लीज। डॉक्टर अबू साहिब साहब, आपकी आगे से मेडिकल फाइल होगी, ऑलरेडी कंक्लूड तो हो चुका था जी। अब बात यूं है कि बीमारी का पता है सबको कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसका जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मसला है उसको आप फॉलो करें, गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करें और डिस्टेंस बनाए रखें। और जिस तरह से पहले से भी कहा जा रहा है, आम हो चुकी है बातें कि साफ सफाई का ध्यान रखना है और खाना पीना अच्छा से खाना है। अपने जो लोग मजदूर लोग बेचारे रूम में हैं तो वो स्ट्रांग बॉडी वाले होते हैं, काम करते हैं दिन भर मेहनत का, लेकिन अब उन लोगों को बैठ करके हैं तो थोड़ा सा वो लोग एक्सरसाइज वगैरह रूम के अंदर में करें। और वहाँ भी वो लोग जैसे 10-15 लोग एक रूम में रहते हैं तो वहाँ पर खास करके वो लोग ध्यान रखें कि एक दूसरे को ज्यादा टच न हो और डिस्टेंस बनाए रखें। और बाहर से जो कोई लोग भी आते हैं वो कैसे करेंगे, ख्याल करें। जी, एक रूम में 10 लड़के हैं, वो कैसे करेंगे डिस्टेंस? हाँ, मजबूरी है आपके साथ, लेकिन फिर भी आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, हर बार हाथ धो सकते हैं 10 बार। और आप जो है जिस तरह से वॉशरूम वगैरह आप 10 आदमी का यूज कर रहे हैं तो उसको रेगुलर जो है साफ सफाई करते रहें, यही सब करना है। उससे ज्यादा आप कर क्या सकते हैं? जितना तक कर सकते हैं उतना करके बचना है आपको। अब इस तरह से लॉकडाउन में आप फंस गए तो अचानक आपको क्या किया जा सकता है? कोई रेस्क्यू भी आपका नहीं हो पा रहा है, सरकार जो आपको सुनता नहीं है। और अभी हमारे पास हजारों लोगों का फोन आ रहा है कि हम यहाँ पर इतने हैं, वहाँ पर उतने फंसे हुए हैं, न उन लोगों को पास जारी किया जा रहा है। आज दिल्ली से मेरे पास 3 ग्रुप का फोन आया, 40 लोगों की ग्रुप है। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपना पैसा से चले जाएंगे, घर से पैसा मंगा लिए हैं 6,000-7,000 और हम अपने पैसे से चले जाएंगे, मुझे सरकार पास दे दे। तो सरकार पास भी नहीं दे रही है उन लोगों को। यहाँ पे जो मजदूर है ये बोलने पर मजबूर हो गया अभी कि हम कुछ कर लेंगे, कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, उल्टा सीधा चीज खाने का मन कर रहा है, ये सब सुनने को मिल रहा है। इस वजह से मैं सोचा कि पीपल हब के माध्यम से आप लोग आवाज पहुंचाया जाए कि इसका कोई ये जो है ना, ये जो चीजें हैं जो मन में जो विकृति आ रही है, जो आप मेंटल डिस्ट्रेस में आते हैं तो उसमें अपने आप में बीच में जो धर्म के लोग हैं या जिस तरह से हैं अपने आप को जो है नमाज रोजा पूजा पाठ में लगाए रखिए, माइंड को डाइवर्ट होने मत दीजिए। और आप लोगों के पास मोबाइल है, ये घर में बात कीजिए, एक दूसरे को हिम्मत देते रहिए। और इससे जो है हारने से तो कोरोना नहीं भाग जाएगा ना। आप अपने आप को हिम्मत बनाए रखिए जहां पर हैं, और जो तरीका है उस तरीके से सरकार को आप जैसे हॉप के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों के द्वारा सरकार तक बात जाएगी। और इस तरह से जिस तरह यूनियन के भी लोग हैं, मैं सुन रहा हूँ, मेरी थोड़ी कुछ इमरजेंसी हो गई थी इसलिए मुझे मीटिंग से बाहर जाना पड़ा था, तो लोग जो है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये सारे लोग, मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जैसे अभी जुड़े हैं इस तरह से पूरा जुड़ करके रहें और इन लोगों की समस्याओं को लगातार ले करके किसी न किसी तरह से सरकार के कान तक इस बात को पहुंचाएं। और जो लोग जहां अटके हैं उन लोगों को रेस्क्यू करने के, इवैक्यूएट करने के लिए मदद करें कि वो लोग किसी भी तरह से अपने घर पहुंच जाएंगे तो वहां का वातावरण उनको अच्छा लगेगा। यहाँ बंद कमरे में काम करने वाले मजदूर के लिए घुटन सी महसूस हो रही है, वो बेचारे बोल रहे हैं, वो उनका साइकिक इफेक्ट हो गया है, बैठ करके उसको एक बोलते हैं ना मनोरोग का शिकार हो गया है। तो इस मनोरोग से दूर करने का कोई रास्ता नहीं है
जब तक कि उसको आजादी नहीं दिया जाए। तो आजादी किस तरह से दिलाई जाए, अब उन लोगों के पास एक ही रास्ता है कि उन लोगों को वहां से किसी तरह या तो फिर सफिशिएंट जगह में किसी शेल्टर वगैरह में डाल करके सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू सरकार उन लोगों को रखे, या नहीं तो फिर उन लोगों को अपने अपने गांव घर भेज दे, वहां उनको क्वारंटीन करके फिर उनको अपने घर में भेज दिया जाएगा। इसका ये मानसिक विकृति इनका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सब बातों से निपट सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र सरकार हो या हमारी बिहार की सरकार हो, इनकी कानों में जुई नहीं रेंग रही है। ये बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है। सब कोई अपने अपने स्तर पर भाषणबाजी करते रहते हैं, शगुफा छोड़ते रहते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो मजदूर है उनका कोई भला नहीं हो पा रहा है। आज मैंने इंतखाब साहब के थ्रू से वहाँ के लोगों को आज भी मैंने राशन पहुंचाया, हॉप के थ्रू से कल भी पहुंचाया था। तो इतने छोटे, आप 10-15 के आदमी एक जगह हैं, आप अगर एक मोटा चावल, एक बड़ा चावल देते कितना दिन खाएगा बेचारा। तो इस तरह से उनका समस्या का हल होगा नहीं जब तक कि पूरा कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया जाए उनके इसमें। तो मैं कहूंगा कि सारे लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं हॉप के थ्रू। आप लोग जो है बात को आगे बढ़ाएं, जहां से भी हो किसी तरह से सरकार से बात पहुंचे, सरकार पर दबाव किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि आप लोग सभी बुद्धिजीवी जुड़े हैं। सरकार के भी कुछ शायद मेरे ख्याल से अभी इस मीटिंग में कोई सरकार के तरफ से कोई आदमी को हम लोग जोड़ नहीं पाए हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं। तो कोशिश की जाए कि उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाए और उन लोगों तक बात पहुंचे और बात आगे तक, ताकि इन मजदूरों का भला हो जाए और जितना जल्दी हो सके इसके लिए मेहनत की जाए। मैं सारे लोगों से अपील करूंगा। जी बहुत शुक्रिया। अंत में सभी महमूद साहब जो सभा के अध्यक्ष हैं, इजाजत चाहूंगा सभा